गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको लिए कुछ साइंस के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष रेनबो जो दिखता है हमें आकाश में, वो बनने का क्या कारण है? सबसे पहली बात तो जब बारिश आती है, जब रेन आती है, तब लास्ट में जब कुछ कुछ बूंदें होती है पानी की, वो आकाश में रह जाती है। उन बूंदों से क्या होता है, जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो यहाँ से निकलता है। इससे निकलकर वो 7 रंगों में बट जाता है, पूरे 7 रंगों में। और ये जो होता है ये एक प्रिज्म की तरह बिहेवियर करती है। जो बूंदें होती है छोटी छोटी, जैसे हम जानते हैं कि प्रिज्म में से अगर हम किसी वाइट लाइट को डालें तो ये पूरे 7 रंगों में स्कैटरिंग हो जाती है, इसका 7 रंगों में निकल जाती है। तो इसका रीज़न एक तो हो गया विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ये इस प्रोसेस को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहो या फिर परिक्षेपण कहो, बात एक ही है। और एक चीज़ होती है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये कोई बूंद है प्रकाश की, यहाँ से लाइट आई, अगर वो अंदर जाएगी तभी तो हमें यहाँ पर, मतलब सॉरी मैं आपको वापस से बताती हूँ सही से। सपोज़ यहाँ पे ये एक पानी की बूंद है, यहाँ से कोई लाइट आई तो लाइट वो क्या करेगी, वो नीचे की ओर जाएगी, यानी अपवर्तित होगी। अपवर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन हो जाना। अगर वो रिफ्रैक्शन हो जाती है यानी रिफ्लेक्टिव हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाएगी तो हमें ये रेनबो दिखाई ही नहीं देगा। अगर वो मतलब इस बूंद के अंदर से झाकर के अपवर्तित हो जाती है तब भी हमें पूरी वो लाइट के सातों रंग दिखाई देते। तो इसके 2 रीज़न आपको समझ में आ गए होंगे आई होप, कि अपवर्तन और परिक्षेपण को हम वर्ण विक्षेपण ही कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। इसका रीज़न क्या है? हम जब बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं, पहाड़ों पर जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, हमारे आँखों या नाक या फिर मुंह से खून निकलता है। इसका रीज़न ये है, एक चीज़ सबसे पहले आपको बता देती हूँ। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये वो प्रेशर होता है जो हमारे ऊपर लगता है। यानी कि मतलब चलिए आपको एक इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। ये हमारा वायुमंडल है पूरा, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस, ये तो आप जानते हैं ना, बहुत सारी गैसेस हैं। अब उनका ये कोई पर्सन है, सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इन हवाओं का, हवाओं को क्या गैसेस का प्रेशर पड़ता है। तो ये प्रेशर जो होता है, इस प्रेशर के कारण को बैलेंस कौन करता है? इस प्रेशर को बैलेंस हमारे अंदर जो ब्लड वो रोटेट करता है तेज़ी से। वो ब्लड जो होता है वो इन हवाओं को मीन्स बैलेंस बना के रखता है। अगर हमारा ब्लड जो है वो रुक जाता है तो ये हम पर बहुत प्रेशर डालता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी थोड़े टाइम बाद भारी होने लग जाती है, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। और वो रुक जाने की वजह से वो ये हवाओं का सारा प्रेशर इस पर्सन पर लगता है, जिस वजह से उस व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। तो आई थिंक आपको प्रेशर और वायुमंडलीय प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हाइट पर, मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ है, अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो ये हवाएं, ये जो गैसेस थी वो गैसेस तो नीचे ही रह जाएगी, और हम यहाँ ऊपर जाएंगे तो ये इन हवाओं का जो प्रेशर है, मीन्स ये गैसेस का प्रेशर हम पर नहीं लगेगा। तो ये हमारा सिर्फ ब्लड प्रेशर करेगा, मतलब ब्लड का प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर मीन्स बाहर की ओर निकलने लगता है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस करने के लिए ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लगता है। नीचे तो हमारे पास क्या लग रहा था, गैसेस का प्रेशर, लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि वो नहीं लगता है, जिस वजह से व्यक्ति के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। इसका आंसर हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है, कम हो जाता है। इसका यह आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दलदल में फंसने पर व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? यानी कि जब दलदल होता है उसमें हम फंस जाते हैं तो हम उसमें व्यक्ति को लेटने की सलाह क्यों देते हैं? जैसे दलदल है, ठीक है, ये कोई पर्सन इसमें जा गया, अब उसको वो लेट जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा हो गया, उससे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम लगेगा। ये आप जानते होंगे फॉर्मूला, P बराबर F अपॉन A। P प्रेशर, A एरिया। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कम हो जाएगा। तो एरिया बढ़ने से प्रेशर कम लगेगा तो वो अंदर जा नहीं पाएगा। इस वजह से दलदल में फंसने पर व्यक्ति को लेट जाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा फंसे नहीं इसमें। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्षेत्रफल
अधिक होने से क्षेत्रफल अधिक होने से, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला होगा। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होगा, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ की विद्युत चालकता बढ़ती है, इसका रीज़न क्या है? टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं और किसी चालक विद्युत चालकता कोई भी चीज़ चालक की होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना ही हमारे पास कोई भी चीज़ है वो चालक कहलाती है। और सबसे अच्छा चालक जो होता है वो होता है हमारे पास चांदी। इसकी चालकता सबसे अच्छी होती है, सबसे अच्छा चालक माना जाता है ये। तो ये चीज़ तो आप जानते होंगे कि चालक, कुचालक, इन अर्थ चालक। और अगर नहीं जानते तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, हम आपको इस पर भी वीडियो बना के बताएंगे पूरी डिटेल्स में। तो इसमें इसका आंसर ये होगा कि एक चीज़ आप याद रखना, टेम्परेचर और प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिस रेजिस्टेंस का मतलब तो आप जानते हैं ना, रेजिस्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में, मीन्स धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है ये। जैसे हमारे पास एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं, ये वोल्टेज है, ये है करंट आई, और ये है रेजिस्टेंस आर। वोल्टेज तो क्या करता है, करंट को धक्का मारता है, आगे आगे ले जाता है करंट को। करंट मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह यानी करंट को आगे भेजता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रेजिस्टेंस रोकता है आगे से। तो रेजिस्टेंस का काम है रोकना, और वोल्टेज का काम है करंट को आगे बढ़ाना। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा को रोकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर धारा कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा हमारे पास, यानी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा, कम हो जाएगा। और कम हो गया तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जितना ज़्यादा वही उसकी चालकता ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हो रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुक जाएगा, यानी कि प्रतिरोध बढ़ रहा है। ये मैंने आपको एक बताया था, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा। रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में रुकावट डालेगा, और रुकावट डालेगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राइमरी कलर्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिन कलर्स को मिला करके हम बहुत सारे सकते हैं, सारे कलर्स, बहुत सारे क्या सॉरी सारे कलर्स बना सकते हैं। तो वो 3 कलर ये होते हैं, लाल, हरा और नीला। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आपको वो बता दो सेकेंडरी कलर्स, इसके बारे में बता देती हूँ। ये जो वो कलर्स होते हैं जिनसे जो प्राथमिक रंगों से मिलकर बनते हैं, इन रंगों से मिलकर जो बनते हैं वो कलर हमारे पास सेकेंडरी कलर्स होते हैं। और एक थर्ड होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्रीज, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं उन्हें। तो वो जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो होते हैं, किन्हीं भी 2 कलर्स को मिलाकर अगर सफ़ेद रंग बन रहा है हमारे पास, वाइट कलर बन रहा है, तो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री पूरक हो जाएंगे। इनको पूरक बोलते हैं, पूरक कारक। तो 3 टाइप के हो गए हमारे पास, कौन कौन से हो गए, प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी एंड पूरक। इनको पूरक कलर बोला जाता है, क्योंकि इनमें किसी भी 2 कलर को मिलाने पर अगर वाइट कलर बन गया आपका, तो ये पूरक कलर से। और प्राइमरी तो आपको पता चली गया, जिन तीनों कलर की हेल्प से हम सारे कलर्स बना सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है जिसकी सबसे कम वेवलेंथ है। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, रेले और जीन्स का रूल है ये। एक रेले और जीन्स ने बनाए दिए थे नियम। उसने कहा था कि जो प्रकीर्णन होता है, यानी फैलाव, प्रकीर्णन का मतलब था समझना, फैलना, फैलाव, बिखरना, फैलाव या बिखरना, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये जो होता है सीधा इन्वर्सली मीन्स ये होता है लैम्ब्डा की पावर 4 की रेसिप्रोकल। इसको आप बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1 में व्युत्क्रमानुपाती, और सीधा हो तो समानुपाती। अगर प्रकीर्णन यानी फैलाव बढ़ गया तो उसकी लैम्ब्डा यानी तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगी, ये इसका सूत्र होता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे कम, ये आप लोग जानते हैं विबग्योर नाम से, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होती है इसकी, और सबसे ज़्यादा होती है इसकी रेड कलर। अगर हम कहीं पर भी जाएं तो हमें
बहुत सारे कलर्स रख लिए सपोज, तो हमें रेड कलर कितना आसानी से दिख जाता है, फटाक से सीधा रेड कलर, क्योंकि हमारी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा लंबी दूरी तय करता है। इसीलिए हम खतरे के जो सिग्नल्स बनाते हैं वो रेड कलर के बनाते हैं, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, ताकि खतरों में रेड कलर आसानी से, कभी भी अगर हमें ट्रेन चलती है तो ट्रेन में रेड कलर का दुपट्टा करेंगे तो शायद ट्रेन रुक जाती है ट्रेन। इसीलिए खतरे के सिग्नल और अदर चीज़ों के लिए हम रेड, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अब हम बात करें सबसे कम, तो सबसे कम हमें वायलेट मिल चुका है यहाँ पर, बैंगनी, ठीक है, बैंगनी मिल चुका है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग तृष्णा यानी कि मरीचिका। आप लोगों ने सुना ही होगा, मरीचिका दिखाई देती है हम कहाँ पर, अगर हम बात करें, हम किसी भी रेगिस्तान में जाते हैं, रेगिस्तान में, तो वहाँ पर हमें एक अनुभव होता है पानी का, लेकिन वहाँ पर एक्चुअली में पानी होता नहीं है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ये रिफ्लेक्शन इस प्रकार होता है कुछ कि अगर सपोज़ यहाँ पर एक लाइट आई, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये हमारा अभिलंब है, यहाँ से क्या होता है, ये किरण यहाँ पर ऐसे ये अभिलंब होता है। मान लो यहाँ से कोई लाइट है, यानी कि प्रकाश ही मान लो, प्रकाश आया इस तल से, ये हमारा सघन और विरल माध्यम होता है। सघन यानी घना और ये विरल, ठीक है, कम। तो ये हमारे अभिलंब से दूर हटती है, ये अभिलंब से और दूर हटती जाती है। जैसे जैसे हम लाइट को और नीचे से भेजते हैं वो और दूर हटती जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको भेजने पर ये इस अभिलंब के समान हो जाएगी। यहाँ से डाली हमने लाइट, कम करते गए, अभिलंब के समान हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि और कम करा तो ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इसका ऊपर चला जाना है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये इस रीज़न के कारण हमें मरीचिका, और इसके एक दो रीज़न और हीरे का चमकना, ये भी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए, और भी 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। और प्रकाशित तंतु आप लोगों ने सुना ही होगा, ये 2-3 एग्जाम्पल्स हो। आकाश में नीला रंग प्रकट होने की घटना क्या होती है। देखिए यहाँ पर आपको करेक्शन करना है, यहाँ पर प्रकीर्णन है, ये कुछ गलत मिस प्रिंटिंग हो चुका है हमसे, सॉरी फॉर। तो प्रकीर्णन यानी कि प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये वायुमंडल है, यहाँ पर क्या छोटे छोटे धूल कण हैं, ठीक है, इनका बिखराव होता है, वो ज़्यादा बिखराव हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रकीर्णन के कारण ब्लू रंग जो होता है, ब्लू रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ब्लू रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, यानी कि उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। मैंने अभी आपको बताया था प्रकीर्णन और लैम्डा में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि प्रकीर्णन इनका ज़्यादा होता है, इसका बिखराव ज़्यादा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। हमने आपको अभी बताया बेजानी अपीनाला से कि इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और इसकी सबसे ज़्यादा होती है, और रेड की सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा फैलेगा, तो इसीलिए नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलता है प्रकीर्णन के कारण। इस ऑप्शन को आप प्रकीर्णन कर देना, सॉरी फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब होता है। आपने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा, राइट। अब ये होता कैसे, सोलर इक्लिप्स सॉरी वापस लिख देती हूँ, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, ये 2 चीज़ें होती है। ये होता है हमारे पास सूर्य ग्रहण और ये होता है चंद्र ग्रहण। दोनों चीज़ें आपको बता देती हूँ। जब चंद्रमा बीच में, यानी कि मान लो ये सन है, राइट, ये सन है और इधर है हमारी अर्थ। जब चंद्रमा इन दोनों के बीच में आ जाता है, मून, चंद्रमा बीच में हो, इसका आंसर ये होगा। मून बीच में आ जाएगा तो जितना भी ये लाइट्स आ रही है, सूर्य के प्रकाश, ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि चंद्रमा इसे रोक देगा। तो सूर्य पर ग्रहण लग जाना, यानी कि पृथ्वी सूर्य को नहीं देख पाती है इस टाइम पर, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाता है। तो ये हमारे पास हो जाता है सोलर इक्लिप्स, इसको हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अगर ल्यूनर इक्लिप्स की बात करें तो ल्यूनर इक्लिप्स में क्या होता है, सन तो अपनी जगह है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ, और हमारा चंद्रमा बेचारा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर। एक बार तो वो यहाँ पर आ गया था बीचों बीच, और अब घूमता घूमता मान लो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस पर ग्रहण लग जाना, यानी कि यहाँ की सारी रोशनी ये इसको रोक रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस पे जा रही, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पा रहा है, पृथ्वी बीच में आ चुकी है। तो जब अगर यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ ले कि चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं पृथ्वी जब बीच में हो, जो पृथ्वी बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, मतलब प्रकाश क्यों बिखर जाता है पूरी तरीके से। ऑफकोर्स ये मैंने आपको भी बताया है, धूलकण होते हैं वायुमंडल में छोटे छोटे, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है इसके कारण। तो
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को थोड़ा बेनिफिशियल इससे कुछ मिला है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।